हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे फ्रांस का संविधान के बारे में। जैसे कि मैंने फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था जब ब्रिटेन का संविधान करवा रही थी उसी टाइम कि ये जो संविधान होते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जानने के लिए। ठीक है, जैसे इसका अधिकार, इसके राष्ट्रपति, इसके मंत्री परिषद, इसकी पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल, और भी बहुत कुछ होते हैं। जैसे संविधान का विकास कैसे हुआ, तो इसके लिए ना एक चैप्टर में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से जानकारी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग को इसमें किसी में 8 चैप्टर है, किसी में 7 है। तो इसलिए जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में मैंने आपको 8 चैप्टर में कंप्लीट कराया था। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, टोटल 7 चैप्टर में कंप्लीट हुए थे। वहीं स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो है 8 चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो ये फ्रांस का जो संविधान है इसमें भी टोटल 8 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने होंगे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। सेकंड करवाऊंगी कि फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस प्रकार किया गया, क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले मैंने आपको संवैधानिक विकास और पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं बतलाए थे। पिछले वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, एट लास्ट ये सब होने के बाद आप लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, प्रमुख संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन यानी कि प्रमुख संविधान जो 4 संविधान है पूरे विश्व में, प्रमुख 4 संविधान कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस। इन सब में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है, अमेंडमेंट प्रोसेस इन द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉम्पैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रांस के संविधान का मौलिक अधिकार के बारे में जानते समझते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके सारे वीडियोज़ आते जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ ध्यान से देखना है, सुनना है और अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना है। ठीक है, अभी ये सेमेस्टर 3 का कंप्लीट करवा रही हूँ, इसलिए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं सेमेस्टर 4 के क्लासेस स्टार्ट होने का, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करा के सेमेस्टर 4 भी स्टार्ट करना है। तो मौलिक अधिकार फ्रांस में, फंडामेंटल राइट्स इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। वास्तव में फ्रांस ही वह प्रथम देश है जिसने 1789 ईस्वी की महान क्रांति के उपरांत मानव अधिकारों की प्रसिद्ध घोषणा की थी। मानव अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? फ्रांस ने। ठीक है, इसके बाद फ्रांस में जो भी गणतंत्रीय संविधान अपनाए गए उन सभी में मौलिक अधिकारों का संविधान की महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में उल्लेख किया गया। परंतु वर्तमान संविधान यानी पंचम गणतंत्र के संविधान के निर्माताओं ने इतना ही पर्याप्त समझा कि नागरिक अधिकारों को संविधान की प्रस्तावना में प्रगटित कर दिया जाए। पंचम गणतंत्र का संविधान क्या है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से बताया था, फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें, तो यदि जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि फ्रांस की जनता को 1789 में घोषित मानव अधिकारों तथा 1946 के संविधान की प्रस्तावना में प्रगटित अधिकारों व कर्तव्यों को स्वीकार करती है। इस प्रकार मानव अधिकार प्रस्तावना का अंग है, मूल संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती तथा इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अतः विशुद्ध वैधानिक दृष्टि से तो यह बात ही विवादास्पद है कि पंचम गणतंत्र के संविधान में मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था है अथवा नहीं। पंचम गणतंत्र के संविधान में मानवीय अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है उसके कुछ विशेष लक्षण इस प्रकार है। अधिकार, पहला लक्षण है अधिकार पत्र संविधान की प्रस्तावना का अंग है, मूल संविधान का अंग नहीं है। दूसरा लक्षण यह है कि संविधान की प्रस्तावना में अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है उस पर उदारवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। एक ओर तो नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ तत्व है, दूसरी ओर काम पाने के अधिकार का भी उल्लेख है जिसे समाजवादी विचारधारा और व्यवस्था का अंग कहा जा सकता है। विशेष बात यह है कि नागरिकों को हड़ताल करने का अधिकार, राइट टू स्ट्राइक, भी दिया गया है तथा श्रमिक वर्ग के अधिकारों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकारों का अतिक्रमण होने पर
क्या किया जा सकता है, इस संबंध में संविधान मौन है। और इसका चौथा लक्षण है, फ्रांस का संविधान अन्य देशों के नागरिकों को भी एक अधिकार प्रदान करता है और वह है विशेष स्थिति में फ्रांस में शरण प्राप्त करने का अधिकार। फ्रांस में नागरिक अधिकार। पंचम गणतंत्र के संविधान ने 1789 में घोषित तथा चतुर्थ गणतंत्र में लागू किए गए समस्त 17 अधिकारों को स्वीकार किया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकारों की गारंटी कानून द्वारा दी गई है। नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। व्यापार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सबको समान अवसर मिलेगा तथा किसी का शोषण न हो सकेगा। संविधान की भावना के अनुरूप समूह, संघ तथा संस्था के संगठन की स्वतंत्रता होगी। फ्रांस की राष्ट्रीय संस्कृति एवं शिक्षा की रक्षा की जाएगी तथा उसके प्रचार एवं प्रसार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। यदि किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों के कारण सताया जाए तो फ्रांस ऐसे व्यक्तियों को फ्रांस में शरण प्राप्त करने का अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह काम करे और उसे काम पाने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपने काम या नौकरी में अपने जन्म, अपने मत या विश्वास के कारण कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा का अधिकार है और उनकी रक्षा के लिए वह ट्रेड यूनियनों में सम्मिलित हो सकता है। नागरिकों को हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए ही किया जा सकता है। प्रत्येक श्रमिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवसाय के प्रबंध और काम करने की दशाओं के निर्धारण के प्रसंग में सामूहिक सौदे यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग में भाग ले सकते हैं। राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को उनके विकास हेतु आवश्यक दशाओं की उचित व्यवस्था का विश्वास दिलाता है। यह सभी नागरिकों को, विशेष रूप से बालकों, माताओं और बूढ़े व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा, भौतिक सुरक्षा, आराम और अवकाश की गारंटी देता है। राष्ट्र सभी बालकों और प्राणों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और संस्कृति के समान लाभों की गारंटी प्रदान करता है। सभी श्रेणियों की निःशुल्क, धर्मनिरपेक्ष और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। अधिकारों और कर्तव्यों की समता के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर किसी भेदभाव के बिना फ्रांस अपने उपनिवेशों की जनता के साथ मिलकर फ्रेंच संघ का निर्माण करता है। अधिकारों का मूल्यांकन। अधिकारों की इस व्यवस्था के महत्व को कम करने वाला सबसे प्रमुख तत्व यह है कि अधिकारों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, वरन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को तो बतलाती है, लेकिन प्रस्तावना चाहे किसी भी देश के संविधान की हो, प्रस्तावना को कोई वैधानिक शक्ति अर्थात कोई न्याय योग्य स्थिति जस्टिसेबल प्राप्त नहीं होती है। प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का कोई स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। इस प्रकार नागरिकों के ये अधिकार तो केवल सिद्धांतों का विवरण है, ये कानूनी उपलब्ध नहीं है। अतः इन अधिकारों को कानूनी दृष्टि से वैसा महत्व प्राप्त नहीं है जैसा महत्व संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का होता है और जैसा महत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में यदि कोई व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, कार्यपालिका अथवा विधायिका किसी अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो पीड़ित व्यक्तियों के लिए संवैधानिक उपचार की व्यवस्था है, परंतु फ्रांस में ऐसी बात नहीं है। अमेरिका या भारत में जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर संबंधित पक्ष को इस प्रकार का आचरण करने से रोक सकता है और न्यायालय ऐसे किसी कानून या प्रशासनिक आदेश को अवैध घोषित कर देते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन फ्रांस में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अतः फ्रांस के नागरिक अधिकारों की तुलना
संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अधिकार पत्र से नहीं की जा सकती। इसकी तुलना तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से करना ही उचित है।